अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डी क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6.2 सेलुलर रिस्पायरेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के दो ही पोर्शंस थे। एक फोटोसिंथेसिस था जो हम कंप्लीटली प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो हमारा मेजर पोर्शन स्टार्ट होगा डेट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। तो वन बाय वन हम सेलुलर रिस्पायरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसकी टर्म्स देखेंगे और इसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है। तो इसको तोड़ा जाता है, ठीक हो गया। इसको तोड़ने के बाद, ठीक है, इसमें से यूजेबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो यूज हो सकती है, उसको हासिल कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जबकि इसके ऑपोजिट हम रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो था वो बन रहा था, ठीक है, जबकि इसमें टूटेगा। ये प्रोसेस प्लांट्स में दिन और रात दोनों टाइम में हो रहा था। जब प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं वो उस ग्लूकोज को तोड़ के इससे एनर्जी भी ले रहे होते हैं। और बाकी रिस्पायरेशन का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर भी थ्रू आउट 24 आवर्स उनके सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इसके रिएक्टेंट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आ जाता है ग्लूकोज जो कि प्लांट्स बनाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ठीक हो गया, ये ग्लूकोज टूटता है, इसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के अगर अंदर हम बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है शुगर में और वाटर ऑक्सीडाइज होता है आगे से ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज, मतलब कि इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ग्लूकोज फूड की फॉर्म में होता है या फूड जो है यानी कि फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर मौजूद नहीं है, डेट मीन्स इसने हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव कर दिया। दूसरी जो चीज़ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन की होती है रिडक्शन, ये ऑक्सीजन रिडक्शन करती है और रिड्यूस होके खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर, प्लस इस सारी ब्रेकडाउन की वजह से निकलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये बेसिक रिएक्शन था। अब हम आ जाते हैं अरेंजमेंट्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें ना तो वो कहता है कि ग्लूकोज के अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, ठीक हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है। और बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऐसी होती हैं कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर नहीं हो सकती। उसकी भी बेसिक रीजन है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करने जा रहे हैं। अब जो बेसिक रीजन है कि इसमें कम स्टोर होती है, इसमें ज्यादा, तो रीजन ये है कि ग्लूकोज के अंदर ज्यादा क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि इस तरह के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होते। अगर यहीं से एनर्जी मिल सकती तो प्लांट्स कभी भी पहले ग्लूकोज ना बनाते, फिर ग्लूकोज से सेलुलर रिस्पायरेशन ना करते, वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एनर्जी ले लेते। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो ग्लूकोज में इन दोनों की निस्बत क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हमने बनाए थे 6 कार्बन के साथ, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस लगते हैं। तो वहां से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं और आपको वहां पर इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा कि किस तरह ग्लूकोज के अंदर ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इवेंट्स की तरफ मूव करें तो वो कहता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चाहे प्लांट्स चाहे एनिमल्स, इनके किसी भी सेल के अंदर हो रहा हो, वो तकरीबन सारे का सारा सेलुलर रिस्पायरेशन तमाम सेल्स के अंदर क्या होता है, सिमिलर। और इस सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर जो चीज टूटती है ना, वो टूटती सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज से ही एनर्जी ली जाती है। तो दैट मींस ग्लूकोज इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी सोर्स है,
तो इस वजह से इसको रिस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन में ये फ्यूल ईंधन का काम करता है और इससे क्या प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मूव करें तो टाइप्स जो हैं हमारे पास वो क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन, इसको एनारोबिक रिस्पिरेशन, इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इसको फर्मेंटेशन क्यों बोला जाता है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस कैरी आउट हो जाता है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और इसके अंदर जो है ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाती है। ठीक है, आपकी बुक का साइड बॉक्स है कि आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं और इसका इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ये तो हो गई आपकी एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। जबकि इंटरनल रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई वो ब्लड के थ्रू एक एक सेल तक जाती है। एक एक सेल फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल से टिश्यू के अंदर आ जाती है, फिर टिश्यू से ब्लड के अंदर। तो ये है इंटरनल रिस्पिरेशन। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कहता है कि ये जो नेक्स्ट साइड बॉक्स है कि जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ आपके सेल्स में नहीं हो रहा है, जैसे ह्यूमंस के सेल्स के अंदर हो रहा है, इसी तरह फ्रॉग्स के सेल में, उसके अलावा जो आपके माइस चूहे होते हैं, प्लेनेरिया होते हैं, मशरूम्स होते हैं, और उसके बाद रेडिशेस का मतलब मूली जो प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर भी यही सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और इसी तरह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डेट इज ग्लाइकोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है उसकी कई स्टेजेस होती हैं, एरोबिक की भी और एनारोबिक की भी। अगर हम एरोबिक की बात करें या एनारोबिक की बात करें, इन दोनों प्रोसेसेस में ना जो पहला स्टेप होता है ना ग्लूकोज का टूटना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये दोनों में क्या होता है, सेम होता है। जबकि जब ग्लूकोज टूट जाता है ना पायरोविक एसिड प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर उसके बाद टाइप्स की डिफरेंशिएशन होती है कि अगर वो पायरोविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया कंप्लीटली, तब तो वो क्या कर देगा, एरोबिक रिस्पिरेशन में चला जाएगा, मतलब क्रेब्स साइकिल करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करेगा, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है। और अगर वो ग्लूकोज जब पायरोविक एसिड में टूटा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरोविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज कंप्लीटली नहीं हो सकता, तो फिर वो पायरोविक एसिड क्या करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और वो फर्मेंटेशन दो टाइप्स की होती है, वो डिपेंड करता है किन ऑर्गेनिजम्स या किन सेल्स में हो रही है, उसके हिसाब से उस फर्मेंटेशन की टाइप बन जाती है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। अब ग्लाइकोलाइसिस में वो यही पॉइंट डिस्कस करता है कि जो पहला स्टेप है इन दोनों टाइप्स में, वेदर वो एरोबिक है वेदर वो इधर वो एनारोबिक है, ग्लूकोज सबसे पहले दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में टूटता है और पायरोविक एसिड का ये फॉर्मूला है C3H4O3। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पायरोविक एसिड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। एनारोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन में पायरोविक एसिड की फर्दर जो ब्रेकडाउन है वो एनारोबिक में डिफरेंट हो जाती है और एरोबिक में डिफरेंट हो जाती है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो हम देखते हैं कि पायरोविक एसिड इसमें फर्दर किस तरह से किन किन कंपाउंड्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन देखें तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज हैं उनमें भी होती है और इसकी अक्रेंस हायर प्लांट्स के अंदर भी होती है। अब होता क्या है, ये हमारे मसल सेल्स में भी होती है, जैसे वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उनमें ह्यूमंस भी आते हैं, हमारे मसल सेल्स में भी ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। कंडीशन आगे चल के हम डिस्कस करते हैं किस टाइम पर। स्टूडेंट, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो ग्लूकोज टूटता तो है बट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, इस तरह की जो रिस्पिरेशन है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो कंप्लीटली टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। स्टूडेंट, जिसके नतीजे में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनते हैं। रिएक्शंस में देखते हैं किस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, अब भला क्या होता है कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटे ना तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बट एनारोबिक रिस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATPs बन रहे हैं और वो यही बात कह रहे हैं कि ये तकरीबन ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी टोटल प्रेजेंट होती है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% है, ठीक है, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन में ATP निकलते हैं। बाकी 98% जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। स्टूडेंट, अगर यील्ड करें
इन एटीपीज एनर्जी यील्ड इन एटीपी इज इक्विवेलेंट टू 14.6 किलो कैलोरी, क्योंकि देखें जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटने है ना, आपके पास एनर्जी रिलीज होनी है, तो यहां से जो एनर्जी टोटल बनती है वो कितनी है 14.6, क्योंकि जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा इतनी एनर्जी यील्ड होगी 7.3 किलो कैलोरीज। तो अगर दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 7.3 प्लस 7.3 इज इक्वल टू 14.6 किलो कैलोरीज। तो दो एटीपी से इतनी एनर्जी निकलती है जो इसके इक्विवेलेंट है। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को फॉलो करते करते आगे चलता है। जब प्रोसेस पायरोविक एसिड बनता है तो पायरोविक एसिड की सबसे पहले रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब इसके अंदर NADH, या आप ये सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन और इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है। अब होता क्या है कि वो एडिशन कौन करते हैं NADH, ठीक है। अब वो जो NADH जो है वो पायरोविक एसिड की जब रिडक्शन करेंगे तो उसकी वजह से उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है पायरोविक एसिड फर्दर जब ऑक्सीडाइज नहीं होता तो वो दो टाइप के एनारोबिक रिस्पिरेशन की टाइप्स बनती हैं। एक, या तो वो प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड बनाता है तो फर्मेंटेशन का नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर वो अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिलीज होती है, अगर ये प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहा है तो जो आपके पास फर्मेंटेशन है उसकी टाइप बन जाएगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सबसे पहले अकरेंस की बात करें कहां पर होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें होगी। फिर कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, जैसे कि फंजाई जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इंपॉर्टेंट फंजाई यीस्ट जिसको खमीर भी बोला जाता है, इसमें भी ये फर्मेंटेशन होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो पायरोविक एसिड है ना वो जब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं ना होता तो इस तरह की फर्मेंटेशन अल्कोहलिक के अंदर पायरोविक एसिड फर्दर टूटता है दो प्रोडक्ट्स के अंदर, एक अल्कोहल जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम रिएक्शन के ऊपर मूव करें तो देखें ये पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल है, यहां पे ये उसका फॉर्मूला है C3H4O3। जब इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी तो ये बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है तो प्रोडक्ट्स बन रही है C2H5OH प्लस 2CO2, दो कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से बने हैं इस रिएक्शन में देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसकी हुई ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है तो वो 3 कार्बन वाले, 2-3 कार्बन वाले, एक 3 कार्बन वाला पायरोविक एसिड है, ठीक है। तो दो पायरोविक एसिड मतलब 2 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर टूट जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस होने से पहले होता क्या है कि जो एनर्जी है जैसे कि ADP है प्लस इनके साथ लगते हैं 2 फॉस्फेट, तो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले 2 ATPs बनते हैं और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि इसके अंदर NAD पॉजिटिव यानी कि 2 NADH की रिडक्शन भी होनी है। पायरोविक एसिड की रिडक्शन कैसे होनी है कि 2 NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट है, इनके साथ 2 हाइड्रोजन आके लगते हैं जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से निकलेंगे और वो आकर हाइड्रोजन क्या बना देते हैं NADH। अब जब ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलाइसिस हुई तो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि पायरोविक एसिड के साथ फर्दर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर ये होता है कि पायरोविक एसिड अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि यहां 2 NADH अपने हाइड्रोजन्स को क्या करते हैं, रिमूव। क्या करते हैं, रिमूव। दैट मींस कि इन्होंने ऑक्सीडेशन कर दी और ये बना देते हैं 2 NADH। ये हाइड्रोजन जाकर लग जाते हैं किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के अंदर। जैसे यहाँ पे H4 थे, अब यहाँ पे क्या हो गए H5। अब होता क्या है कि यहाँ पे 2 NADH लगते हैं, एक NADH एक एथेनॉल के साथ मिलता है, दूसरा NADH दूसरे एथेनॉल के साथ मिलते हैं। साथ ही साथ इस प्रोसेस के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिमूव। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने थे, यहाँ पे पहले कार्बन 3 थे, 2 3 जा 6, अब यहाँ पे क्या है 2 2 2 जा 4, तो 2 कार्बन रिमूव हुए तो 2C, 2 कार्बन यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे H4, 4 2 जा 8, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 5 5 2 जा 10। तो अब यहाँ पे 2 बढ़ गए हाइड्रोजन, तो दैट मींस वो हाइड्रोजन आए NADH से और साथ बन गया OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद 2CO2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है 3 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो दैट मींस यहाँ पर टोटल कितने थे 2 3 जा 6। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन रिमूव हुए हैं, 2CO2 मतलब 4 ऑक्सीजन यहां से रिमूव होके यहां पर आए हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, उसके बाद यहाँ पर क्या बन गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस ये जो फॉर्मूला है C2H5OH, 2 इथाइल अल्कोहल बन गए। ठीक हो गया, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन थे, 4 यहाँ पे चले गए और 2 यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिएक्शन था और एंड प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और यहाँ पर बन गए 2 एथेनॉल या अल्कोहल। और डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड काम क्या करती है, ये ज़्यादातर बेकिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस यूज होता है या वाइन्स वगैरह बनाने में। तो अब देखें, जब भी आप ब्रेड देखते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होती है इस प्रोसेस के अंदर से, तो ये ब्रेड को राइज करने के लिए, फिर जितनी हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या वाइन्स हैं, जब उनको विक्ट्री के टाइम वाइन्स को स्प्लैश किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। डेट मीन्स उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारी पेप्सी, कोक, इन सब के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, इस फर्मेंटेशन भी ये भी पायरोविक एसिड से स्टार्ट होगी। पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इसके अंदर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड बिल्कुल हाफ होता है ग्लूकोज का, C3H6O3, ग्लूकोज है C6H12O6, उसका एग्जैक्ट हाफ होता है लैक्टिक एसिड। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, जब लैक्टिक एसिड में पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लीजिए, ये पायरोविक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, अब ये पायरोविक एसिड का फार्मूला है C3H4O3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके साथ ऐड होते हैं 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन बाहर से आते हैं, वो इस प्रोसेस के अंदर एड अप होंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि पहले हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पे जब 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो हाइड्रोजन कितने हो जाने हैं, तो टोटल 12। तो अब ये 12 किस तरह से होंगे, देखें बाकी सारा फॉर्मूला, C3 भी वैसे, O3 भी वैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन की बात करें तो 8 थे, 2 4 8, यहाँ पे कितने हो गए 6, 6 2 12, तो 8 के अंदर यहाँ पर 12 हो गए, तो 4 कहाँ से है, 4 इधर से, इस सेल्स के अंदर बाहर से एडिशन हुई किसकी, हाइड्रोजन की। अब ये जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, ये मसल सेल्स में होता है, ह्यूमंस और एनिमल्स के मसल सेल्स में होता है। कब, जब हम भाग रहे होते हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारा सांस फूलता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स को प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो ग्लूकोज फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जब पायरोविक एसिड में ग्लूकोज टूटता है, वो ग्लूकोज आगे से जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो हमारे मसल सेल्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, और वो इस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है हमारे मसल सेल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, यही रीजन है कि एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारे मसल्स को इनफ नहीं होती, तो वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया भी इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को यूज करते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने का प्रोसेस है, तो दही के अंदर जो मिल्क प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी दही बनती है दूध को ढांप के रखा जाता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज टूटता है, सबसे पहले 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फोस्फेट के साथ अटैच हुए तो पहले 2 ATP बने, और इसी तरह NAD की रिडक्शन हुई NADH के अंदर। जैसे ही ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला टूटा, देखें ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बन गए, 3 कार्बन और 3 कार्बन, और एक 3 कार्बन वाला पायरोविक एसिड है, तो यहाँ पे 2 3 कार्बन वाले बने हैं, तो मतलब 2 पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। तो जब पायरोविक एसिड फर्मेंटेशन फर्दर जो है वो मसल सेल्स या बैक्टीरिया में, तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स बना देती हैं, 2 लैक्टिक एसिड। ठीक है, 2 लैक्टिक एसिड बनते हुए भी यहाँ पर क्या होता है कि जो NADH है इसकी रिडक्शन होती है, इसकी क्या होती है, रिडक्शन। ठीक हो गया, 2 NADH है तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी किसके अंदर, 2 NAD पॉजिटिव के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, 4 हाइड्रोजन भी ऐड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास बढ़ गया। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो डेट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि था रिस्पिरेशन, और जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एरोबिक रिस्पिरेशन और उसके स्टेप्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया, और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।